लोगों के लिए फिर 27 नंबर का ये जो है सेट लाए हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इससे पहले वाले में 15 सेट करवा चुके हैं। वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसको लगाते हैं सेट। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए हैं। तो ये 150 कारक बताए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्धि का इतिहास बहुत पुराना रहा है। जहाँ तक स्टेट का सवाल है, बुद्धि से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें बुद्धि को कहा जाता है इंटेलिजेंस। अंग्रेजी भाषा इसमें क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस कहा जाता है। बुद्धि के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। अर्थात लघु शब्दों में हम कहें तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि। तो ये बुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले जो दिया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग, माफ कीजिएगा, बुद्धि शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले दिया था फ्रांसीसी गाल्टन ने दिया था 1850 ईस्वी में। और उसके बाद बुद्धि पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया, जिसमें से गिलफोर्ड थे जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत में कुल कारक बताए थे 150। इसके साथ साथ अगर बुद्धि के बारे में हम अगर चर्चा करें तो बुद्धि में सबसे पहले जो है मानसिक आधार पर बुद्धि को विभाजित किया था बिने ने 1905 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच में। लेकिन 1905 ईस्वी से पहले अगर बात करें बुद्धि को तो वो शरीर के आधार पर बुद्धि का निर्धारण किया गया था और एक मनोवैज्ञानिक था लोवेस्टर ने, उन्होंने किया था। और 1905 के बाद 1911 ईस्वी में जो किया था, 1911 के बाद वो बुद्धि लब्धि के सूत्र में दिया था अस्टर्न ने, जिसको फिर बाद में आईक्यू बना दिया गया। तो उसमें आईक्यू में बताया गया था कि 140 से ऊपर जिस बच्चे की आईक्यू ठीक है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। 90 से 110 के बीच में जिस बच्चे की आईक्यू रहता है वो औसत बच्चा समझा जाता है। और 70 से 90 के बीच में जिस बच्चे की आईक्यू होता है वो मंद बुद्धि कहलाता है। और 50 से 70 के बीच में रहता है जिसका आईक्यू बच्चे का वो मूर्ख कहलाता है। और 0 से 25 जिसका आईक्यू रहता है वो जड़ बुद्धि वाला बच्चा होता है, यानी मूर्ख से भी बदतर होता है। और इससे के साथ साथ अस्टर्न ने बुद्धि का एक सूत्र दिया था, बुद्धि लब्धि कहलाया। और बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु उन्हें 100। और ये 100 पहले नहीं था, 100 में जो गुना करने का तरीका बताया वो टॉर्मन ने बताया था, लेकिन संशोधित रूप था। तो इतना आपको याद रखना है। बुद्धि जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो आपको है जो याद हो गया होगा। अगर हमारे क्लास लेना चाहते हैं तो बुद्धि के विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और इसका हम प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 भी रुपया चार्ज देना नहीं होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है। तो असुरक्षा उत्पन्न करता है भय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है। तो ये निर्भर है आपका सामुदायिक भावना और विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। देखिए सबसे छोटी कोशिका की बात कहा गया है तो इसमें अंडाणु भी होता है और शुक्राणु भी होता है मानव शरीर में। अगर महिला की बात करें तो महिला में सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो अंडाणु होता है, जबकि पुरुष की बात करें तो वो शुक्राणु होता है। लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है कि किसकी पूछ रहा है, पुरुष का पूछ रहा है या फिर स्त्री का पूछ रहा है। तो इससे एक सटीक आंसर हो जाएगा आपका सबसे छोटी जो होती है शुक्राणु होता है, क्योंकि अंडा जो होता है, अंडाशय जो होता है महिला के यूट्रस में पाया जाता है जो शुक्राणु से बड़ा होता है। तो इसको याद रखें, इसीलिए ऑप्शन आपका बी हो गया। 4 का बी हो गया। 5 नंबर में चलते हैं। प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चों की प्रथम पाठशाला है। यह कथन निम्नांकित शिक्षाविद का है। ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका पोस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये किया गया था आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप
आप क्या करेंगे अनुपस्थित हो तो है छात्रों के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सटीक जवाब यही हुआ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति तथा निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा संचरित व्यवहार परक अवलोकन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। तो ये ध्यान दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेग ना कि केवल व्यक्तित्व शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। 9 नंबर के बाद 10 नंबर में देखिए अभी प्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम बताना है तो सही क्रम ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर लक्ष्य उन्मुखी, फिर व्यवहार, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी। तो ये आपका सटीक आंसर है डी हो जाएगा। 11 नंबर में लेकर चलते हैं हम आपको। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें है, प्रैक्टिस सेट है लेकिन अच्छा है। चलिए देखिए इसमें 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 11 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है। तो इसमें निर्माण है वातावरण का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है फ्रोबेल को। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि करके दिया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर कह रहा है एक समावेशी कक्षा हुआ है जहां समावेशी कक्षा का मतलब समझ लीजिए जहां समान रूप से सभी बालकों चाहे जिस समुदाय के बच्चा हो उसको समान रूप से शिक्षा दिया जाए उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है और कक्षा कहा जाता है। समान भाव नजरिए से देखें तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैधिकपूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव्य हेतु परिपेश का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के विकासनात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। विकास के क्योंकि जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट था। उन्होंने बच्चों पर शोध किया, खासकर अपने बच्चों पर शोध करके उन्होंने दुनिया को बताया कि विकास जो होता है बच्चों में धीरे धीरे होता है। जिस तरह से उसकी आयु बढ़ती जाती है उसी प्रकार से उसका विकास भी होता जाता है। तो ये ऐसा ग्राफ कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला सटीक आंसर है। ये आयु बच्चे का दिया हुआ है और ये विकास दिया हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ से आपका बढ़ते जा रहा है, बच्चा की आयु बढ़ते जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया इसका विकास भी होते जाएगा। देखिए बढ़ रहा है। तो ये वाला आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है एक अध्यापका ने पाया कि एक शिक्षा विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसको वर्ग बनाने के लिए दिया गया था ऐसे, और वो है जो वर्ग बनाने में कठिनाई उसको हो रहा है। तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का डायमंड यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। कोई भी आपको अगर दे कि बनाइए स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं तो जाहिर है कि अगर हीरे की आपको संरचना बनाने के लिए देगा तो और अभी अधिक कठिनाई से गुजरना पड़ेगा आपको। तो इस स्थिति में उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया। ये आपका पूछ रहा है किस स्थिति पर अनुमान लगाया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ा नेट इशू के चलते ऐसा हो रहा है। तो 17 का देखिए आपका सी आंसर हो जाएगा। 17 का सी हो जाए विकास एक व्यवस्थित कर्म में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बने रहेंगे।
18 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे हमेशा सफल होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे को मोटिवेशन किया जाए हमेशा सफल होते हैं, कुछ बच्चे असफल भी हो सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर है, ये सही नहीं। अलग क्वेश्चन है, विज्ञान में मूल्यांकन। विज्ञान में मूल्यांकन के बारे में पूछ दिया गया है 19 नंबर का। विज्ञान में मूल्यांकन है, तो विज्ञान में मूल्यांकन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी क्रियाकलापों का एकत्रित भाग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। ये जीन प्याजे के बारे में कह रहा है। तो यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से लेके 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को याद करना शुरू कर देते हैं। अवरोही क्या है, आरोही क्या है, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सभी उसको आ जाता है ना। बड़ी संख्या, छोटी संख्या कौन है, ये सभी उसको सीख जाता है, अर्थात सीख जाता है, कहिए अनुपात निकालना भी सीख जाता है इस अवस्था में। तो 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। चलिए, पाठ परिचय के लिए निम्न में से कौन सा रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह जो होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर। पाठ परिचय कराने के उपलक्ष्य में आप अगर प्रश्नोत्तर करा रहे हैं तो ये सबसे बेहतर माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुवर्ग शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ है। तो सबसे बड़ा लाभ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम एक एक करके सभी विषयों पर ध्यान दे सकते हैं, ये आपका सटीक आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है, देख लीजिए, पाठ को आसान और रुचिकार बनाने के लिए, ये भी सही है आपका। कक्षा में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ये भी सही है। अमूर्त और मूर्त ज्ञान को परिवर्तित करने में, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, बने रहेंगे हमारे साथ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों के आत्मविश्वास का निर्माण करता है। इसको ठीक से पढ़ेंगे, आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके आपको है जो बारी बारी से सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके चारों ऑप्शन का पढ़ना है, अपने आप इसका आंसर निकल कर चला आएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में। 25 नंबर कह रहा है आपसे कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। सबसे कम प्रेरक खोजना है इसमें। तो 25 का देखिए, ए वाला आंसर सटीक है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, ये सबसे कम प्रेरक होगा, बाकी सब ठोस प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 26 नंबर में देखिए, चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। तो सहायक हो सकता है के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा या सहायता देना। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त है, जो पूछ दिया है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन आंसर ए सटीक आंसर हो जाएगा इसका। शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए, यह छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर में। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो 28 का आंसर सी हो जाएगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। एक समावेशी विद्यालय में क्या होता है।
क्वेश्चन आधा अधूरा करके देता है और आपको पूरा इसका निष्कर्ष तक निकाल कर आंसर ढूंढना पड़ता है। तो इसमें देखिए, एक समावेशी विद्यालय में, तो एक समावेशी विद्यालय में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला 30 नंबर के क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? तो ये हो जाएगा अनुकरण भी, प्रशंसा और निंदा भी और प्रतियोगिता भी, ये सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण मने ही होता है सीखना, प्रशंसा कीजिएगा तो भी सीखेगा, निंदा कीजिएगा तो भी सीखेगा, प्रतियोगिता में लाएंगे वो बच्चों को तो भी सीखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछ रहा है कि 40 बच्चों पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चे ने फुटबॉल खेलना पसंद किया, तो कितने बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं किया? तो 25% किया था तो 75% नहीं किया, तो 40 का 75% निकाल दीजिए, आपका 31 का ए आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है क्वेश्चन। तो इसमें देख लीजिए 31 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 32 नंबर का है, हमारे साथ बने रहेंगे अभी। इसमें देखिए 3 घटाएंगे, इसमें आप क्योंकि U21 V22 W23 X 24 होता है, 24 में अगर 3 घटा देंगे आपका तो 21 बचेगा, तो 21 होता है U। फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो 17 बचेगा, 21 में से 4 घटाएंगे 17, 17 में से 5 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से अगर 7 घटाएंगे तो y बच जाएगा, क्योंकि 6 घटाएंगे तो a बचेगा, लेकिन एक बढ़ जाता है तो फिर शुरू से पीछे से घटाना है, z से तरफ से, तो y पीछे से आ जाएगा, इसका आंसर y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का पहचान करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माफ कीजिएगा इसमें ए हो जाएगा। चलिए, एम इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर किए 4 घटाए थे तो 4 17 आया, 17 में 5 घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा एल आ जाएगा, 12 5 17 होता है, एल आ जाएगा, तो एल इसमें है नहीं, तो गलत कह रहा है, कौन सा है? तो एम ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। देखिए 5 के बाद 7 आया, फिर 3 आया, फिर 9 आया, उसके बाद कितना आएगा? तो 5 में 2 जोड़ेंगे हम तो 7 आया, 7 में 4 घटा देंगे हम तो 3 आया, फिर 6 जोड़ेंगे तो 9 आया, फिर अब 8 घटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा। 1 कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 के बाद हम लेके चलते हैं आपको 34 नंबर में, 34 नंबर क्वेश्चन में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा नेट इशू के चलते प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित निम्न श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 34 का आंसर इसको बना के देखिएगा, 16 दूनी 32, 32 को 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 96, और 96 को 4 से गुना करेंगे आप लोग तो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 384 आ जाएगा। 35 नंबर में चलते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यास सम्मान की शुरुआत की बात करें तो यह जो 1991 इसमें के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाने वाला जो है एक सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, यानी ज्ञानपीठ जो भारत में उसके न्यायपीठ द्वारा दिया जाता है। हिंदी भाषा में सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। उन्हें 1968 ईस्वी में चितंबरा एक नाम का बुक लिखा था, उसी के लिए दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी के बारे में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट पोपा। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। उसके साथ साथ माउंट फ्यूजियामा भी पूछ देता है, माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना है ना, और अस्ट्राम्बोली,
ये सब जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात जागृत ज्वालामुखी भी इसे कहते हैं। माउंट पोपा की बात करें तो ये म्यांमार में स्थित है। माउंट फ्यूजियामा की बात करें तो ये जो है जापान में है। माउंट एटना की बात करें तो ये इटली में है। और स्ट्राम्बोली की बात करें तो स्ट्राम्बोली इटली के सिसिली द्वीप पर है, इसे भी याद रखें। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वह है माउंट कैटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। भारत में बैरन ज्वालामुखी है और जो जागृत ज्वालामुखी है। पूछ देगा कि भारत में कैसी ज्वालामुखी है, तो भारत में दो है, वो नारकोंडम और एगो है बैरन। तो बैरन ज्वालामुखी जो है वह जागृत है और नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसे याद रखेंगे। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। कौन? बैरन। भारत में नारकोंडम की बात करें तो अभी बताएं, नारकोंडम को प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहा जाता है या मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार तथा द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है नारकोंडम। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है, भारत में दो गो ज्वालामुखी है, वो बैरन है और एगो नारकोंडम है। बैरन जो है जागृत ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है मृत ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में है। देखिए, मोमेंटम को किसी कोड को इस तरह से लिखा जाता है, तो बताइए मैग्नेटिक कोड क्या होगा। तो इसको आप खुद बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं इस टाइप से लिख करके दोनों को, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा बनाने में। हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लेंगे। सी इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर इसका सी सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 38 नंबर में देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है खांगचेंगजोंग या खांगचेंगजोंगा, यही वाला है। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद आएगा। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। खांगचेंगजोंग जो है आरक्षित जीव मंडल, ये सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम में। भारत में अगर बात करें तो भारत में कुल जो है 18 जैव मंडल रिजर्व है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित रिजर्व नीलगिरी माना जाता है, या नीलगिरी भी है। अगर पहला पूछ देगा तो नीलगिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है, एवं सबसे छोटा डिब्रूगढ़ जो है असम में वो है। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। चलिए अब मैथ से संबंधित है। अब इतना का मान पूछ रहा है, परावर्तित किया जाता है तो परिणाम किसके बराबर रहता है। इसको देखने के बाद देखने में हल्का है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा आप बनाएंगे तो, क्योंकि इतना आ रहा है। लेकिन जो मैथ अच्छी तरह से बनाते हैं वो गलत नहीं करेंगे। देखिए 3 4 3 4 3 4 ये हमेशा रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब है 0.43 पर रेकरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों पर रेकरिंग हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। किसको लिखते हैं? 43 को, जो जिस पर रेकरिंग है उसको पूरा लिख लेते हैं। 43 है, 43 को हम लिख लेते हैं। 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 को हम घटा देते हैं। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। उसके बाद दोनों पर रेकरिंग है तो एक डिजिट पर रेकरिंग रहे तो उसके बदले 1 9 लिखते हैं। 2 पर रहे तो 2 9 लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 99, है ना, 99 लिखेंगे। अब देखिए 43 में से 0 घटा देंगे तो 43 ही बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 99 बचेगा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, छोटा छोटा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 12√3 है, तो उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई जो होता है √3/2 गुने भुजा होता है। इससे भुजा निकल जाएगा और उसका क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो इससे आपको बन जाएगा। चलिए हम ये बना के दिखा देते हैं। पहले माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है तो इसका माध्यिका निकाल लीजिएगा, यानी ऊंचाई निकाल लीजिएगा। तो √3/2 और गुने भुजा, भुजा को a मान लेते हैं, है ना। अब है
कितना हो गया, इसका दिया हुआ है 12√3, इसको लिख सकते हैं बराबर 12√3। यहाँ से देखिए, यहाँ से कट जाएगा √3, 12 दूनी 24, यानी भुजा आपका कितना आ गया, 24 आ गया, निकल के आ गया 24। अब क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना आया था, 24 आया था, तो 24 गुने 24 दो बार करेंगे हम लोग, 24 गुने 24, इसको काटेंगे 4 छक्का 24, 6 हो जाएगा, 24 छक 44 से 144√3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 140 का सी। उसी प्रकार 141 में चलते हैं। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्माताओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स से दिया गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग। चलिए 41 नंबर के बाद हम 42 नंबर में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए 42 नंबर में आपका कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुजाकार बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 170 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालें। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट कीजिएगा 170 है, 100 क्योंकि भुजाओं की संख्या होती है बहिष्ठ कोण बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री में से 170 घटा लेंगे तो बच जाएगा 10। 180 में क्या करेंगे आप, 180 में 170 घटा लेंगे तो आपका बच जाएगा कितना, 10 बच जाएगा। और कह रहा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बहिष्ठ कोण बाई निकल जाएगा, बहिष्ठ कोण बाई थीटा 360 बाई थीटा, 360 बाई 10 से भागा दे देंगे आप तो 36 निकल के चला आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 36, 42 का ए हो जाएगा। चलिए नील आयोग या इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये थे आपका सीटन कार, WS सीटन कार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीटन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया था 1960 के दशक में, माफ कीजिएगा 1860 के दशक में गठन किया गया था नील आयोग का गठन। नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह या नील आंदोलन यही 1859 से 60 ईस्वी में शुरू हुआ था बंगाल में, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किया गया यह पहला कृषक या नील विद्रोह था। किसानों से ये लोग क्या करते थे, जमींदार जबरन अग्रिम राशि देकर नील की खेती करवाने के लिए बाध्य किया जाता था। तो इसका नेतृत्व जो किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने मिलकर इसका विरोध किया और नील की खेती बंद करवाने का नेतृत्व किया। हिंदू पैट्रियाटिक पत्रिका के संपादन में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का भी समर्थन किया था। नील आंदोलन से संबंधित एक नाटक भी है नील दर्पण, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। तो इतना चीज आपको याद रखना है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, सुमेल नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है, मुंबई में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सही है, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये भी सही है आपका, है ना। और 1930 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, गलत है, असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में आया था, तो ये गलत दिया हुआ है आपका। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 80% बच्चे हैं गलत करेंगे इसमें, क्योंकि सब मारेंगे एशिया का मरीज तुर्की, लेकिन गलत हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप नहीं एशिया पूछ दिया, तो एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा। बात करें चीनी गणराज की, तो चीनी गणराज का प्रथम जो प्रधानमंत्री बना था चाओ एन लाई था। चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में, और इन्होंने ही बताया था, क्योंकि एशिया का मरीज कहा जाता है इसलिए यहाँ पर चाइना सटीक आंसर है, क्योंकि एशिया में पड़ता है और कोई नहीं है देश में एशिया में है, लेकिन मरीज कहा जाता है आपको चाइना को। चलिए 46 नंबर में चलते हैं। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है भिन्न होती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक में। 47 नंबर में चलिए, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और इसके उत्तर तक पहुंचने पर वे
डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, कोशिका, कैलिपरीज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में। 48 नंबर, 2 साल पहले एक आदमी की आयु पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष में वो अपने पुत्र की आयु से दुगना आयु वाले हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु, तो इसका देखिए निकाल सकते हैं आप लोग, थोड़ा लंबा में बनेगा लेकिन बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बता देंगे 32 वर्ष और 7 वर्ष आएगा। पिता जो होगा 32 वर्ष का और पुत्र 7 वर्ष का हो जाएगा। 49 नंबर में 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रांस में खेला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी सौंपी गया है, ये भी याद रखना है क्योंकि आगामी वाला जो है करंट पूछा जाता है। 2024 में G20 की मेजबानी ब्राजील को सौंपी गई है। कतर में जो है 2030 और सऊदी अरब 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। चलिए 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है कि राम के पास जो है 6 रुपया अधिक है। राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है तथा मोहन से 9 रुपया अधिक है, तो यदि तीनों मिला के कुल 33 रुपया है तो राम का हिस्सा कितना है? तो इसको आप बना सकते हैं, बी हो जाएगा 16 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो पूछा जाता है स्टेट में। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय दें, सुझाव दें, आपको किस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और लाइक का सबसे ज़्यादा तो लाइक और सब्सक्राइब का रहता है, क्योंकि इससे हमारा अंदर मोटिवेशन जागता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम डालें वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचाएँ नोटिफिकेशन के माध्यम से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।